आपको पता है कि डिपोजिशन राइटर का जो है वो एक मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है और यही सेम सिलेबस जो है वो आने वाले क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए भी है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखना है कि जो आज हम कुछ प्रश्नों को लाए हैं आपके सामने, जो मैथ के कुछ प्रश्न हैं जो 17 मार्च को जो पूछे गए थे, उनका जो है हम आज पूरा सॉल्यूशन के साथ फुल इसका डिस्कशन करेंगे और आप क्वेश्चन के पैटर्न को भी देखेंगे। क्वेश्चन के पैटर्न को जब आप देखेंगे तो क्लर्क में ये आपको आगे सहायता प्रदान करेगा और बहुत आराम से आप वहां पर क्वेश्चन के पूरे सिलेबस को आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे कि क्या क्या पूछा जाना है। आपको पता भी, ये भी बात पता है कि जब आपने देखा होगा इसका सिलेबस, तो सिलेबस में जो है डिपोजिशन राइटर का और क्लर्क का जो है मेंस का सिलेबस दोनों का दोनों सेम ही है, इसमें कोई अलग बातें नहीं है। तो आप अगर इसके सिलेबस को ठीक से देख जाते हैं तो फिर आगे आपको जो 10 प्रश्न आएंगे उसमें 10 में 10 बनने की आपको पूरी संभावना रहेगी कि आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं उसमें 10 में 10। उसके बाद साथ ही जो है इसमें तो अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, आगे चल के मैं आपको जो जो इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे टाइम एंड वर्क हो गए, टाइम एंड वर्क है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न हो गए, आपके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो कुछ ऐसा कंपाइलेशन मैं करूंगा इसके क्वेश्चंस पे, तो आपको उसको जब देख लेंगे तो उससे बाहर सवाल का आना जो हो जाएगा वो मुश्किल हो जाएगा और क्लर्क के 10 के 10 क्वेश्चन आप करने में सफल रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन का भी कुछ हम इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ा देंगे जहां से प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। 10 प्रश्न है इसमें, 10 प्रश्न को आप अच्छे तरीके से फुल डिस्कशन के साथ देख जाइए। और अगर आपको और भी ऐसे प्रीवियस ईयर प्रश्न चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, हम बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेंगे। कौन से प्रश्न आपको चाहिए वो आप हमसे बात करेंगे तो हम बताएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस तरह से था, मैं प्रश्नों को लिख भी देता हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। 13 से विभाजित, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है। तो पूछा है कि शेषफल ज्ञात करें और ऑप्शन के अंदर जो दिया हुआ था वो था 4, बी ऑप्शन था 5, सी ऑप्शन था 6 और डी था 8। बहुत पेशेंस रख के आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कैसे हम लोग इसको नंबर सिस्टम वाले प्रश्न को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं उसको आप थोड़ा देखिएगा। 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको पूछी गई है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। तो देखिए सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या कौन सी है, वो होती है 100। ठीक है, ये पता है आपको कि सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है। क्या ये 13 से विभाजित है? नहीं है। तो इसके आसपास की कोई संख्या होगी, यानी कि अगर आप इसमें 13 से भाग दे देते हैं तो वो आपको पता लग जाएगा कि कितना होगा। पहला तरीका आपको है कि आप 13 से यहां भाग दे दें। तो जब 13 से भाग दे देंगे तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 और इतना कितना चला जाएगा 9। ठीक, अब यहां पर क्या है कि जब आप इसको बनाने का तरीका देखते हैं तो जो यहां पर भागफल होता है और यहां शेषफल होता है, इन दोनों को घटा के हम इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि सबसे जो छोटी संख्या है वो 13 × 8 = 104 होगी। ऐसे आप नॉर्मली, इतना छोटा प्रश्न था, हो सकता था बड़ा होता, 5 अंकों की 6 अंकों की अगर पूछी जाती तो आपको मल्टीपल करने में टेंशन होता, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बता दिया। आप क्या करेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, जितने से विभाजित संख्या छोटी संख्या पूछी जाएगी उसको 13 से भाग करेंगे तो 13 सत्ते 91, यानी शेषफल क्या बचेगा 9। ये डायरेक्ट तरीका है। आप एलसीएम एचसीएफ में देखिएगा, मैंने इस बात को पूरा पढ़ाया हुआ है। अब यहां से 100 है और 4 लिखा हुआ है, तो 100 और 4 है तो 9 यहां पर आया है, तो हम इन दोनों को घटा देते हैं, यानी कि कितना आएगा +4। तो इसी को हम जोड़ दिए तो आया कितना 104 आ गया। अब 104 आ गया तो अब क्या करना है, एक तरीका तो ये था हमारे पास।
दूसरा तरीका हम अगर शॉर्ट में सोचना चाहते हैं तो ऐसा सोच सकते थे, 3 ही अंक की संख्या है तो 3 अंक की छोटी संख्या 100 है तो 100 के आसपास ही होगी। तो 13 सत्ते 91, 7 से गुना किए तो 91 पर हम लोग पहुंचे, जो कि छोटा है 3 अंकों से। 3 अंक की संख्या नहीं बनी। और 13 को 8 से गुना करते हैं तो 13 8 104 हो जाता है, यानी कि 104 वो संख्या है। अब इस संख्या को, यानी सबसे 3 अंक की छोटी संख्या जो 13 से विभाजित है, वो हमारे पास आ गई है। अब 16 से इसको विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर 16 छक कितना हो जाएगा 96। तो अगर 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और इसका उत्तर जो होगा वो कितना आएगा, वो 8 आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसानी से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते चलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरा ये आगान है, आप जानते होंगे बहुत आसान से प्रश्न आए, लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको जो है वो तैयारी करनी है क्लर्क की। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग जो है एक आपको कम से कम 20 या कम से कम 50-60 क्वेश्चंस का एक टॉपिक वाइज स्लॉट आपको दे देंगे, ताकि आप उतना बना लेंगे तो काफी रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात कर लेते हैं, 65 और 61 के वर्गमूल को उसी के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात करें। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, परिणाम ज्ञात करें। बी में 9 है, सी में आपका 27 है, और डी में जो दिया हुआ है वो 81 दिया हुआ है। कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके वर्गमूल को निकालना है, यानी कि 65 और 61 का वर्गमूल निकालना है। और ये जो होता है वो किसी संख्या के लास्ट में निकालते हैं, तो 6561 का जो वर्गमूल निकलेगा वो या तो 1 का स्क्वायर कैसे आता है, आप कैसे निकालते हैं, तो इसके लास्ट में 1 लास्ट यूनिट डिजिट इसका 1 है, तो यूनिट डिजिट किन 2 संख्याओं को गुना करने पे आता है, तो 1 को, और एक 9 9 81 आता है, ये आएगा। तो आपके पास अब देखना है कि 2 अंक को इधर से लेफ्ट कर देना है, 2 अंक को छोड़ देंगे आप। अब इसका नजदीकी स्क्वायर लेके चलिए, अगर आप नजदीकी स्क्वायर लेके चलेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 8 है 64, और अगर 9 9 चले जाएंगे तो 81 होगा। तो यहाँ पर या तो 81 होगा संख्या, नहीं तो कितना होगा 89 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अगर आप 81 को देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या बनेगा वो ये 81 का ये स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो ये 81 का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि स्क्वायर रूट है, 6561 के वर्गमूल को उसी के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। अब क्या है कि 6561 के वर्गमूल, इसका वर्गमूल ये आ गया, और इसके वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, यानी कि 81 के वर्गमूल यानी 9 से अगर विभाजित करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 9 आंसर आएगा। इतना अच्छा सा क्वेश्चन, छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। आप देखिए कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, बहुत ज्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 10 में से 10 नंबर निकाल के लाएंगे तो हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हम आपको सिलेक्टिव उपलब्ध करवा देंगे, जिसके अनुसार से आप जाएंगे एग्जाम में और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। चौथाई भाग ज्ञात करें। देखिए कितना आसान प्रश्न है, इसमें कोई दम ही नहीं है, यानी जैसा बोला गया वैसा करिए। 40 के वर्ग यानी कि 40 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होगा 1600 के 40% का वैल्यू होता है 2/5 का 1/4 मतलब 1/4 काट दीजिए। 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 4 दूना 8 दूना 16, 100 और एक 0 यहाँ पर है, तो इसका आंसर जो होगा वो 160 आएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको कैसे निकालना था। बहुत ही घटिया क्वेश्चन था ये, और आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर चक्रवृद्धि ब्याज से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए
निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए है और 3 वर्षों में 1680 रुपए है, हो जाती है, ऐसा लिख लेंगे आप, हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालेंगे इसमें आप ब्याज की दर? आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ट्रिकी टाइप का है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से आएगा और आपको ध्यान देना होगा, यानी कि ये दूसरे वर्ष में 1600 की राशि है और ये तीसरे वर्ष जो है वो 1680 है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लगातार अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया हो और 2 लगातार वर्षों का पूछा हुआ हो, जैसे 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8, अगर इस तरीके से पैटर्न बन रहा हो तो बहुत सावधानी से आप इसको बना सकते हैं। आप इसका क्या कर लीजिए, सीधा सा कि कटना है तो काट लीजिए इसको, अगर जितने से कट रहा है उसका काट लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट, यानी कि अगर जो रेशियो होता है तो सबसे पहले इसका रेशियो निकालते हैं। तो 16 से कटेगा तो 16 का 16 और 16 बचे कितना हो जाएगा 80, इधर बच गया कितना 100 और इधर कितना बच गया 105। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। और 100 पहले था और अब हो गया 105, यानी कि आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, पहले से कितना बढ़ गया तो 5 बढ़ा, और 5 बढ़ा किस पे, तो पीछे वाला इसका प्रिंसिपल होता है, क्योंकि एट ए टाइम जो होता है जब लगातार वर्षों की बात की जाती है तो कुछ इसी तरह से प्रिंसिपल की तरह वो संख्या वर्क करती है। तो इसका जो आंसर होगा सीधे 5% आंसर होगा। आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह का यूज नहीं करना था। क्लियर हो गया ये बात? तो कैसे निकाले हम लोग, सीधा सा बात है कि यहाँ पर लगातार 2 वर्षों का पूछेगा 16 और यहाँ 1680, 100 105, बस हो गया, कंप्लीट कर दीजिए इसको। आगे 4 के बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से, कैसे बनाएंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 5 फिर चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन है। पैटर्न आप समझते चलिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं। लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो ऐसा होता है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएं बहुत तेजी में और सॉल्व कर दें, इसका क्या तरीका आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉन्सेप्ट भी बताने का आपको कोशिश करेंगे। आप इस पहले प्रश्नों को समझे। चक्रवृद्धि ब्याज निवेशित 25,000 रुपए की राशि है, यानी कि प्रिंसिपल आपका जो दिया हुआ है वो 25,000 रुपए का प्रिंसिपल है। 1 वर्ष अर्धवार्षिक जैसे ही बोलेगा तो टाइम हो जाएगा 1 वर्ष का रहेगा, उसको दुगना कर देना है। और जब अर्धवार्षिक बोला है तो रेट को आधा करना होता है। तो याद रखिएगा रेट जो है 4% का था, तो यानी कि हम यहाँ पर आपको दर्शा देते हैं 4% का था तो 2 से भाग करके अब कितने का हो जाएगा, 2% का हो जाएगा। ये बहुत आसान मामला था, हमने जो आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया। सीधा सा कहानी क्या करना है कि जब भी यहाँ पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि अर्धवार्षिक में क्या करना चाहिए, 2 ही चीज याद रखना है। अर्धवार्षिक में प्रिंसिपल तो वही रहेगा, अर्धवार्षिक में टाइम जो हो जाएगा, अगर 1 वर्ष है तो 2 हो जाएगा, अगर 2 वर्ष है तो 4 हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हाफ ईयरली होता है, 1 वर्ष में 6 महीने के 2 पार्ट होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। और यहाँ रेट को आधा कर देना है। अब देखिए 25,000 की धनराशि जो है अमाउंट में कितनी हो जाएगी, अगर आप 2% को तोड़ दीजिए तो 2 बटा कितना टूटेगा 100, तो 1 बटा कितना होगा 50, यानी पहले धनराशि 50 थी और 50 से 1 बढ़ के कितनी हो गई, तो पहले
हाफ ईयरली में 51/50 हो गया और दूसरे हाफ ईयरली में 51/50 हो गया। हम यहाँ से काट देते हैं इन दोनों को, ये दोनों आपस में कटेंगे और 5 × 5 = 25 भी यहाँ से कट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 51 को 51 से गुना करना है और वो आंसर निकालना है आपको, तो और उसके आगे एक 0 होना चाहिए आपको। ठीक है, तो जब आप 51 को 51 से गुना कर देते हैं, 51 का स्क्वायर भी करते हैं, तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 और 25 आ जाएगा। देखेंगे आप 5 × 5 = 10, 26 0 1 0, यानी 260 और 10, 260 और 10 कहाँ आ रहा है, तो बी ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये बी ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर होगा। हम आपको कैलकुलेशन करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये चीजें जो है बहुत लोगों को ऐसे ही समझ में आती है, तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत है नहीं और कोई ज्यादा इशू होने वाला नहीं है। तो आप लोग इसको देखते चलेंगे और देख के अपना इसी पैटर्न के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिएगा, और भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो हम उसको आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का ये जो क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी पूछा गया, और ये देखिए कैसा क्वेश्चन था कि ए बी से दुगना कुशल है, ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है, बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न है ये, और बहुत आसान प्रश्न है। लिखने में थोड़ा समय लग रहा होगा क्योंकि हम सोच रहे थे कि लिखने से ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए कुशल होता है इफिशियंसी को हम लोग बोलते हैं, और कैसे निकालेंगे इफिशियंसी आप देखिए। बोला गया पहले पार्ट में कि ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है, तो आप ए बी सी लिख ले पहले तो इस लाइन को तोड़िए। ए जो है बी से दुगना कुशल है, अगर बी 1 है तो ए कितना होगा 2। बी सी से तिगुना कुशल है, यानी कि सी से बी जो है वो तिगुना कुशल है, यानी कि ये 1 होगा तो ये 3 होगा, एक पार्ट आप छोड़ के लिख लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा गुना करना होगा, यहाँ से 2 × 3 = 6, यहाँ सामने सामने गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहां से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये आपका पूरा रहा, ये इफिशियंसी का रेशियो हुआ, यानी ए का इफिशियंसी 6, बी का इफिशियंसी 3 और सी का इफिशियंसी है 1। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि ए बी सी दुगना कुशल है, यहां से तो इस लाइन को हमने क्लियर कर लिया। यदि सी अकेले कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, बात किसकी की गई है, सी की। सी का इफिशियंसी कितना है 1 है, और पूरा काम कितने दिन में, जिसका यहाँ पर टाइम पूरा दिया होगा, अगर आप उसके इफिशियंसी से गुना कर देते हैं तो उससे निकलता है आपका टोटल वर्क। क्या निकलेगा, टोटल वर्क, यानी कि जितने टाइम में वो कर सकता था और उसका इफिशियंसी को अगर गुना कर देते हैं तो टोटल वर्क निकलता है, यानी कि टोटल वर्क जो हमारा होता है वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो वे एक साथ काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, और 30 काम है टोटल, और एक साथ मिल जाए तो 6 3 9 और 1 कितना 10 के स्पीड से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दिनों में पूरा काम जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो पूरा अच्छे तरीके से इस बात को समझने के लिए, टाइम एंड वर्क के पूरे कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से इसको समझने के लिए हम इस पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप बहुत आराम से सारा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उस प्रश्न को आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम का होगा क्लर्क में, और आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे मान लेते हैं कोर्ट के और भी एग्जामिनेशंस हैं जो प्यून के भी हैं, तो प्यून में भी आपको ये काम करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है,
तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या ज्ञात करें। तो तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या ज्ञात करनी है। जैसे 15 है, बी में 17 है, सी में 19 है और डी में नन है। यानी एक ऑप्शन प्री में भी आया था नन वाला और एक ऑप्शन जो है आपका इसमें भी नन वाला आया है। आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तीन क्रमागत विषम संख्याएं माननी है, तो हम मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या जो होगी वो x होगी। ठीक है, अगर अगली विषम संख्या माननी है तो आपको इसमें x+2 ऐड करना होगा और अगली विषम संख्या जब आप मानेंगे तो इसमें आपको x+4 ऐड करना होगा। तो ये तीन लगातार विषम संख्याएं आपके पास हैं, तीन क्रमागत विषम संख्या। अगर हम x को 1 मानते हैं तो ये 2 1 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1 3 5 जो है वो लगातार विषम संख्या है। तो जब भी आप विषम संख्या को माने तो अगर x को आप विषम मान लेंगे तो x+2 मान लीजिए और x+4 मान लीजिए, क्योंकि x को आपने विषम माना यानी 1 होगा तो ये इस तरह से काम करेगा। तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से बड़ा अधिक है। देखिए इनका औसत सबसे पहले निकालना है। तो प्रथम तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो तीन क्रमागत विषम संख्या हमारे पास ये है। इनका जब औसत निकालेंगे तो औसत में क्या होता है कि आप सबको जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं x+x+2 + x+4। जब इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 ये कितना हो जाएगा, बनेगा 3x और प्लस में 4 और 2 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब देखिए 1 2 और यहाँ पर कितना है 3, तो आपको कितने से भाग कर देना है इसको, 3 से, क्योंकि तीनों संख्याओं का जो है औसत है वो हमारे पास ये आ गया। तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत हमने ये निकाल लिया प्रथम संख्या के 1/3 से। अब यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या आपने क्या मानी है 1, अब इसका x मानी है और 1/3 से ये 12 अधिक है। ठीक है, ये 12 अधिक है तो इसका मतलब अगर इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अंतिम संख्या आपसे पूछी गई है, अब आप कैलकुलेट कर दीजिए इसको। तो अगर 3 दोनों में से निकाल लेते हैं तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, x+2 और ये 3 इसी में इंक्लूड होके खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 1/3x + 12 बचेगा यहाँ पे। अगर हम x को लेके इधर चले आते हैं तो x - 1/3x बराबर 12 में से 2 गया तो 10, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2x। यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 में से 1 गया, 2x/3 बराबर कितना बचेगा, इधर 10 बचेगा, 2 × 10 तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 × 15। अब आपसे पूछी गई है कि सबसे अंतिम संख्या कौन सी है, तो x का मान अगर 15 रखे हैं तो 4 और 15 और 4 कितना हो जाना है 19। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा टोटल कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी एग्जाम में देखते चलेंगे और हम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत कि कौन कौन से प्रश्न क्लर्क के अंतर्गत आ सकते हैं और क्या क्या वहां पे बन सकते हैं। तो क्लर्क में आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करके जाना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय सेकंड में ज्ञात करें। देखिए इसने साफ साफ कर दिया है क्या कि सेकंड में आपको निकालना होगा, तो आपको यूनिट कन्वर्जन इस पे आना चाहिए। देखिए 2-3 बात को पहले समझते हैं इस वाले में, क्वेश्चन में बहुत आसान है, उसके बाद कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी का अगर कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे तो उसमें एक यहाँ पे होता है क्या कि रेलगाड़ी 2 तरीके से चलता है यहाँ पर, कि अगर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पास कर देगा, ठीक है, या एक पोल को पास करेगा, तब रेलगाड़ी की जो इस व्यक्ति की और पोल की जो लंबाई है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है।
लेकिन अगर रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी को पास कर दे या प्लेटफॉर्म को पास करे तो जो ट्रेन की लंबाई होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है दोनों को ऐड करके टोटल डिस्टेंस मान लिया जाता है। यहाँ पर अगर व्यक्ति की बात की जाए तो व्यक्ति को पार कर रहा है तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यही आपका डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका बन गया डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस का वैल्यू होता है स्पीड इंटू कितना होता है टाइम। डिस्टेंस के बराबर कितना होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक आदमी को पार कर रही है तो डिस्टेंस आपका 100 ही मीटर हुआ। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 30, अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको बदलना पड़ेगा, 5/18 से लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, और आपसे पूछा गया है सेकंड में टाइम, तो अब सेकंड में ही टाइम आ जाएगा। अब देखिए काटते हैं, 1 0 से 1 0, 2 बचे कितना काट देंगे 10, 3 6 18, तो टी का मान जो आएगा यहाँ से निकल करके आप देखिएगा यहाँ पे कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं शायद, देख लेते एक बार। तो डिस्टेंस हमने कितना माना है 100 माना है और 30 माना है, और 30 को जगह अगर हम 5/18 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर जो होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू कितना बचेगा, यहाँ टाइम बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 6 18। ठीक है, अब ये 0 से 0 गया और 5 दूना कितना हो गया 10, काटने में थोड़ा सा गलत हो गया था। 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो 12 सेकंड इस प्रश्न का जो है वो आंसर आपको निकल के आ जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न था, इसको आपको देखना होगा। ठीक है, तो हमने ये चीज जो है वो पूरा आराम से सारे तरीके से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ था इस तरह से कुछ, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 20 48 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी छोटी संख्या है अब आपको निकालनी है। तो आप बहुत धैर्य से इसको देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न पूछे गए थे और जिनका भी थोड़ा सा भी तैयारी रहा होगा पूरा बना के आए होंगे, एक भी गलती नहीं करना है, मैथ्स में आपको स्कोर करना है। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो 2 धनात्मक संख्याएं हैं जिनका गुणनफल और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। तो हम अगर पहली संख्या को x मान ले तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। यही बात है, अगर आप x और 2x मान ले यहाँ पे, तो बोला गया 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2x दोनों को गुना कर लिए तो कितने के बराबर हो जाएगा 4x। 2 से काटेंगे तो 1024 आ जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर बराबर 1024 आएगा और x का जो मान होगा वो 32 आ जाना चाहिए। ठीक है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो जो छोटी संख्या का मान है वो x ही है, इसलिए 32 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर बहुत आसान से प्रश्न थे, हमने क्लियरली इसको आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख के और सेशन को एंड करते हैं। लिखा हुआ है कि जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है। संख्या बराबर है, इस तरह से लिखा गया है, यानी संख्या का मान पूछा गया है। ऑप्शन में दिया जैसे 100, बी में 70, सी में 50 और डी में कितना दिया है 35 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, आप देखिए समझ में तुरंत आ जाएगा। जब एक संख्या के 70% को हम संख्या को x ही मान लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, और 70% में 70 जोड़ा जाता है। 70% का मतलब 7/10 और इसमें जोड़ दीजिए आप कितना 70,
तो जो प्राप्त संख्या होती है वो 150 का 70% होती है। तो 60/10 भी लिख सकते थे, ये दोनों कट गया, तो 15 सत्ते का कितना बचेगा, 15 सत्ते बचेगा 105 बराबर। अब इस बात को यहां पर कैलकुलेशन में लेके आना है कि ये चीज तो 70 है, तो इसको आप -70 लेके चले जाइए, तो इधर क्या बचेगा, x/7/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर 105 में से अगर हम 70 को घटा देते हैं तो बचेगा 35। ठीक है, और 7x/10, 7 बचे कितना कट जाएगा 5, तो x का मान आ जाएगा 50, और 50 ही इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। तो आपने देखा कि कितने आसान आसान प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे डिपोजिशन राइटर के मेंस के एग्जामिनेशन में, और यही पैटर्न रहेगा आपके क्लर्क के एग्जामिनेशन का। और एक बात और, इसके प्री का भी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इससे अच्छा था, यानी लेवल इसका अच्छा था। मेंस में थोड़े आसान प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन प्री का जो तो इसका क्वेश्चन था वो अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया था, इससे थोड़ा सा शानदार प्रश्न था। तो अगर आप मिलता है वो प्रश्न, तो हम आपको उस प्रश्न को भी आपके सामने डिस्कस कर लेंगे, जो आपको 2 एग्जामिनेशन के लिए, क्लर्क के लिए मतलब बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए, और दूसरा प्यून के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और आप देख लेंगे इस तरह के पैटर्न के। उसके बाद हम लोग एक तरीके का एक काम भी करते हैं, ये कि जो जो टॉपिक है, जैसे CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, उसके बाद हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। तो इन 4-5 टॉपिक को ही हमको देखना है ज्यादा अच्छे तरीके से। तो कुछ हम सिलेक्टिव क्वेश्चन, जैसे हर एक टाइप से जो है लगभग 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के स्लॉट में एक हम लोग सीरीज टाइप का कर लेंगे, कि हर जैसे टाइम एंड वर्क से हो गया 40 प्रश्न, जो उससे हो गया उससे 40-50 प्रश्न, तो 50-50 प्रश्न का स्लॉट अगर हम आपको बता देते हैं तो आप जाके 10 में 10 जो है वो आराम से बना सकते हैं। थोड़ा अगर कठिन लेवल का भी प्रश्न रहा तो आप सॉल्व करने में जो है वो सफल रहेंगे। चलिए ठीक है, तो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आशा करते हैं कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। और थोड़ा हमने यहाँ पर डिस्कशन वाला प्रोसेस था, तो इसको फास्ट बताने का भी कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर जब मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा वहां पर आराम से क्लास हम लोग करेंगे और सभी बातों को हम लोग समझेंगे। जिनका पढ़ा हुआ है पहले से उनको बहुत बेनिफिट करेगा, और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है तो वो LCM SCF की सीरीज पढ़ी हुई है, ज्योमेट्री की सीरीज है, आप जाके उसको देखें। और बाकी जो सीरीज हैं और भी चीजें हैं वो आपको जल्दी ही नजर आएंगी देखने के लिए हमारे चैनल पे। चलिए ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों वगैरह में हर जगह इसको फैलाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।